गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ की। यानी कि एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। इसको हम लोग दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। पहले तो हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं इसको कि किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का मतलब होता है कुल, नेट का मतलब होता है कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। या तो इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरी क्षेत्रफल में से होकर गुजरने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। यानी कि ये होता है क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डीएल वेक्टर म्यू नॉट इनटू आई, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम लोगों को इसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वायर लेंगे, ठीक है। एक वायर ले लिया x और y, ठीक है। हमने सबसे पहले एक वायर ले लिया x और y, ठीक है। जब इसमें से करंट फ्लो होगा, ठीक है, इसमें से जब करंट फ्लो होगा, यानी कि करंट कैसे फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा नीचे से ऊपर की तरफ। करंट जो प्रवाहित होगी, धारा जो प्रवाहित होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ होगी। बात समझ में आई। जब जाहिर सी बात है इसमें एक सीधा लंबा तार है, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है कि ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, ठीक है। मान लीजिए तार है, इस तार में जब करंट फ्लो होगी तो अपने चारों तरफ क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। ठीक है। बात समझ में आई। ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। अगर मैं ऊपर से देखूंगा, अगर मैं यहाँ से नीचे की ओर देखूं तो जो मैग्नेटिक जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, वह एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वह एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ऊपर है, नीचे से यहाँ से धारा बह रही है इस वायर में, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वह कैसी होगी, वह होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और मैं नीचे से देखूंगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वह होगी क्लॉकवाइज, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से r दूरी पर, ठीक है, मान लेते हैं हम कि यहाँ से r दूरी पर ये O मान लेते हैं, यहाँ से r दूरी पर कोई पॉइंट P है, ठीक है, कोई पॉइंट P है, ठीक। यहाँ से r दूरी पर कोई पॉइंट P है, ठीक। इस पॉइंट P पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक। इस पॉइंट P पर, अगर इस पॉइंट P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी हो तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखने के लिए हमको इस पॉइंट P पर एक टेंजेंट यानी कि एक स्पर्श बिंदु एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अगर हम स्पर्श रेखा ड्रॉ करें, ठीक है, तो सबसे पहले स्पर्श रेखा ड्रॉ करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो पूरा चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है इसका हम छोटा सा भाग ले लेंगे, यानी कि छोटा सा हम अल्पांश ले लेंगे, जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, जिसकी लंबाई हो जाएगी dl। बात समझ में आई।
जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, जिसकी लंबाई हो जाएगी dl, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी हो इस पॉइंट P पर, तो इस पॉइंट P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई पॉइंट Q ले लूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट Q ले लूँ, ठीक है। तो दूरी कितनी होगी, दूरी तो सेम होगी, जितनी दूरी P की होगी उतनी दूरी Q की होगी, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की अगर दिशा बात की जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह कुछ इस तरफ होगी, ठीक है। बात समझ में आई। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो Q है वो किसके इक्वल है, वो P के इक्वल है, ठीक है। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक। अब हमको इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो dl और वेक्टर b की दिशा जो है वह एक ही तरफ है, ठीक है। dl वेक्टर और वेक्टर v जो है उसकी दिशा एक ही तरफ है, तो यहाँ पर एक ही दिशा में होने के कारण, ठीक है, एक ही दिशा में होने के कारण जो कोण बनेगा वह कितना बनेगा, वह बनेगा 0 डिग्री का। कितना बनेगा, एक ही दिशा में होने के कारण जो कोण बनेगा वह बनेगा 0 डिग्री का, ठीक है। मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे आप लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ का ये छोटा भाई है, ठीक है, बिल्कुल गॉस लॉ की तरह है, लेकिन वह था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहां पे हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और यहाँ हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म की, ठीक है। देखिए अब हमको बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे तार x y के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यानी कि हम Q पे भी निकाल सकते हैं, हम छोटे छोटे कोई पॉइंट ले लेंगे, तो इस मान लीजिए पॉइंट हमने P मान लिया, यहाँ पॉइंट हम Q मान सकते हैं, S मान सकते हैं, T मान सकते हैं, V मान सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई भी हम पॉइंट मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पॉइंट P मान लिया और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तार x y के कारण बिंदु Q पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। हमने पढ़ा था अनंत लंबाई रिजु रेखीय तार के कारण या परिमित लंबाई रिजु रेखीय तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने निकाली थी। क्या निकाली थी, हम लोगों ने स्पेशल कंडीशन में जब φ1 और φ2 को क्या मान लिया था, 90 मान लिया था, 90 डिग्री मान लिया था, उस स्थिति में क्या आई थी, B = μ0I/2πr। स्पेशल कंडीशन में मैंने आपको बताया था पहला कंडीशन, ठीक है। तो B = कितना हो जाएगा, μ0I/2πr। बात समझ में आई, कितना हो जाएगा, μ0I/2πr, ठीक है। अब इस बिंदु P पर लिखेंगे, बिंदु P पर B का रेखीय समाकलन, ठीक है। बिंदु P पर B का रेखीय समाकलन अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन B.dl, ठीक है। तो अगर ये डॉट प्रोडक्ट हटेगा, अगर ये डॉट हटेगा डॉट, तो क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन B.dl, ठीक है। डॉट हटेगा तो वेक्टर हट जाएगा, जब डॉट हटेगा तो ये वेक्टर साइन हट जाएगा, तो ये हो जाएगा dl cos थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे बन रही है 0, तो इसलिए यहाँ पर जो हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी वह कितनी मिलेगी, 0, यानी कि cos 0 = 1, ठीक है। तो यहाँ लिखा जा सकता है सिंस चूंकि cos 0 = 1, कितना हो जाएगा, cos 0 = 1, ठीक है। B क्या है, B तो कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है ना। अगर इस पॉइंट पर, अगर यहाँ पॉइंट लेकर के अगर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालें, यहाँ पॉइंट लेकर के हम चुंबकीय क्षेत्र निकालें, तो इस स्थिति में देखेंगे कि B क्या है, B हर जगह समान है,
इसलिए बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कांस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं बी क्लोज इंटीग्रेशन डीएल। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन डीएल। ठीक है, तो अब भाई डीएल हमने यहाँ पे अल्पांश ले लिया है, तो अगर हम चाहें तो क्यू पे भी ले सकते हैं, हम चाहें तो एस पे भी ले सकते हैं। हम हर एक पॉइंट पर डीएल अल्पांश ले सकते हैं। और हम पूरे को जोड़ दें तो पूरे वृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी होगी, वह होगी 2 पाई आर, क्योंकि हमने त्रिज्या आर माना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर। ठीक है, बी इंटू 2 पाई आर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। बात समझ में आई यहां तक। अब हम लिख सकते हैं यहां पर यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट। समीकरण नंबर 1 का उपयोग समीकरण नंबर 2 में करेंगे, यानी कि ठीक है, करिए। तो b की वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। इस 2 पाई आर से ये 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। चमक रहा है, मैं थोड़ा इसको नीचे लिखता हूँ। ये देखिए इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। इस 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो जाएगा, इस 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर बी डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। ठीक है, ये था इसका प्रूफ। क्या था, ये था इसका प्रूफ। ठीक है, आप लोग देख लें।